A very warm welcome to all my students. So today we are going to discuss beta oxidation of palmitic acid. In the last lecture we have studied the biosynthesis of palmitic acid, that how palmitic acid is formed from acetyl coenzyme A and the uh, precursor, that is the malonyl coenzyme A. So today we are going to discuss the breakdown of palmitic acid. So beta oxidation, that is in which we study the breakdown of palmitic acid palmitic acid into acetyl coenzyme A. So palmitic acid is a saturated fatty acid, that is it do not have any double bonds. So we see that how palmitic acid is break down and converted into acetyl coenzyme A. So palmitic acid, we already know that it's a 16 carbon molecule. It's a fatty acid which has 16 carbons, 16 carbon in its structure. So most fatty acids are degraded by the sequential removal of two carbon fragments from the carbonyl end of fatty acid. Okay, so जितने भी fatty acids हैं, mainly they are degraded simply by sequential removal of two carbon. For example, यहाँ पे 16 कार्बन है, तो एक सिक्वेंशियल वहाँ पे एक साइकिल चलता है, और हर साइकिल में क्या होता है, दो कार्बन वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. देन 16 को आपको देन 16 कार्बन में से दो निकाल दो तो कितने बचते हैं, दैट इज़ 14. देन उसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर दो कार्बन निकल जाएंगे तो कितने बचते हैं, दैट इज़ 12. फिर उसके बाद फिर दो निकाल दो आप कार्बन यहाँ से, तो बचते हैं 10. देन अगेन 2 निकाल दो वहाँ से, देन 8, देन 6, देन 4, देन फाइनली आपको दो दो कार्बन प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है. और हर जो दो कार्बन मॉलिक्यूल है, दैट इट इज़ फॉर्म इन द एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है. तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में निकल जाता है उस 16 कार्बन यूनिट में से. तो पहले 16 में से दो कार्बन निकल गए तो वहाँ पे हमें 14 कार्बन बचेंगे, फिर उसके बाद 12 कार्बन बचेगा, फिर 10 कार्बन, देन 2 कार्बन, देन 6 कार्बन, देन 4 कार्बन. जब 4 कार्बन बचेगा लास्ट में, वो 4 कार्बन इज डिवाइडेड इंटू 2 कार्बन, तो वहाँ पे दो एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल जाएंगे. तो यहाँ पे भी एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो अब यहाँ पे देखो, एक 16 कार्बन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए कितने साइकिल चाहिए, दैट इज 1 2 3. तो यहाँ पे मेंशन, ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आपको आगे पता चलेगा. 1 2 3 4 5 6 एंड फाइनल द 7. तो 7 साइकिल यहाँ पे जनरेट होंगे. 7 साइकिल पे हमको कितने स्टाइल कोएंजाइम मिलेगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 स्टाइल कोएंजाइम मिलेगा किससे, 16 कार्बन मॉलिक्यूल से. और वहाँ पे साइकिल्स कितने होंगे, 7 साइकिल्स. 16 कार्बन मॉलिक्यूल को 7 साइकिल चाहिए, या ऐसे में दिखाता, आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे. 16 कार्बन मॉलिक्यूल को 7 साइकिल के थ्रू क्या मिलेगा, 8 कोएंजाइम ए मिलेगा, ठीक है. तो आप देख सकते हैं हर 8 कोएंजाइम में मीन्स हर कोएंजाइम में दो कार्बन मॉलिक्यूल होता है, तो 8 इंटू 2 16, मतलब 16 कोएंजाइम 16 कार्बन प्रेजेंट है उस 8 कोएंजाइम ए में. तो हर साइकिल अलग तरीके से होता है. जो साइकिल है, हर एक साइकिल में 4 फेजेस हैं, दैट इज़ द डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस, देन हाइड्रेशन प्रोसेस. अगर मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ तो इस तरह से होगा, दैट इज़ द सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगा, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन होगा. डिहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन बहुत डिफरेंट है. डिहाइड्रोजनेशन आपको दिख नहीं रहा है, सो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं. और उस एक राउंड में 16 कार्बन से 14 कार्बन बनने के जो फेज है या स्टेज है, उसमें 4 प्रोसेस होते हैं. एक डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन,
हाइड्रोजिनेशन, देन उसके बाद हाइड्रेशन, देन उसके बाद फिर से डिहाइड्रोजिनेशन, देन उसके बाद फाइनली दैट इज़ द थायोलिसिस। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं किसमें, इस पाल्मिटिक एसिड ब्रेकडाउन में, ठीक है। दैट इज़ द डिहाइड्रेशन, देन हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, then again dehydrogenation, then थायोलिसिस। सो दिस डिहाइड्रोजिनेशन जो 2 प्रोसेस है, दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इट लॉसेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन फ्रॉम द दैट फ्रॉम पर्टिकुलर दैट कार्बन मॉलिक्यूल, या हम ऐसे बोलेंगे दैट कार्बन दैट स्केलेटन ऑफ द पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रेशन में वाटर ऐड होगा, देन उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन में फिर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होगा, देन लास्ट में थायोलिसिस दैट इज़ द क्लीवेज, यहाँ पे एस्टाइल को एंजाइम ए बाहर निकल जाएगा। तो हम एक एक करके प्रोसेस देखेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पे साइकिल लिखा है इस तरीके से, हमने कहा कि 7 साइकिल्स होते हैं, तब जाके वहाँ पे जो 16 कार्बन इसका टोटल कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कि इसमें 2-2 कार्बन मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एक साइकिल मेंशन किया, इस साइकिल में ही ये 4 प्रोसेस होते हैं और ये 4 प्रोसेस हर साइकिल में रिपीट होगा, ठीक है। हर साइकिल में यहाँ पे भी 4 प्रोसेस है, यहाँ पे भी 4 प्रोसेस है, यहाँ पे भी 4 प्रोसेस है। तो इस तरीके से 7 राउंड ऑफ साइकिल होंगे। उस 7 राउंड ऑफ साइकिल के बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, दैट इज़ जो 16 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो लास्ट में 2-2 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज़ द एस्टाइल कोएंजाइम ए फॉर्म में निकल जाएगा। तो हर एक राउंड में देखो, आप देख सकते हैं एक एस्टाइल कोएंजाइम ए निकल रहा है। तो टोटल कितने एस्टाइल कोएंजाइम ए निकलेंगे, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 7 राउंड ऑफ साइकिल जो होते हैं। तो आप देखो 7, तो सिंपल ही है, एस्टाइल कोएंजाइम ए होगा। और लास्ट में आप देखो, लास्ट में यहाँ पे हमको 2 कार्बन मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 + 1 ऐड किया है, दैट इज़ 8 एस्टाइल कोएंजाइम रिलीज होता है किससे, 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड से, ठीक है। और हर एक राउंड में, हर एक साइकिल में ये 4 प्रोसेस होते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड लास्ट इज द थायोलिसिस विच इज़ द क्लीवेज, ठीक है। ये 4 प्रोसेस होने के बाद यहाँ से एक वो निकल जाता है। तो हम सिर्फ एक प्रोसेस का दिखाएंगे क्योंकि हमको सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक दिखाएंगे तो फिर नेक्स्ट जो राउंड है उसमें वही ये जो चीज़ें 4 चीज़ें वो रिपीट होंगी। तो हम एक एक करके देखेंगे कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है और किस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होता है। ओके, सो this process, that is the beta oxidation, was discovered by a German chemist, that is Franz Knupp in 1904। तो उसने डिस्कवर किया था, ये जो जर्मन साइंटिस्ट है उसने, कौन सा, ये बीटा ऑक्सीडेशन मेनली इन द फैटी एसिड्स। सो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, दिस बीटा ऑक्सीडेशन, इट मेनली ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने बायोसिंथेसिस देखा था, वो मेनली साइटोसोल में होता था, बट ये जो ब्रेकडाउन है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो साइटोसोल में जो बायोसिंथेसिस हुआ था जो फैटी एसिड का, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में आना पड़ता है। तो मेनली जो फैटी एसिड्स है जिनका जो कार्बन नंबर है वो 12 से कम होगा, ठीक है, तो वो इजीली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। बट इफ द फैटी एसिड हैज़ मोर देन carbon 12 carbon, that so it cannot enter into the mitochondria, can't enter into the mitochondria। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पे पहले क्या होता है, उनका किसी उसके ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो उन ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, उन ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं कार्निटीन शटल। एक शटल सिस्टम रहता है, कार्निटीन शटल। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा कि आपको एक टर्मिनल से, फॉर एग्जांपल दिल्ली के एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, टर्मिनल 1 से आपको टर्मिनल 2 जाना होगा,
तो आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, बट वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता है। बट अगर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे तो आपको एंटर होने नहीं देंगे। तो अगर आप एक किसी बस के थ्रू, बस को वहाँ पे क्या बोलते हैं, शटल बोलते हैं। अब अगर उस शटल सिस्टम के थ्रू जाओगे तो आपको कहीं पे रोक टोक नहीं होगी। आप यू कैन, जब आप शटल में एंटर होंगे तभी आपको टिकट दिखाना है, तो आपको कहीं किसी भी रास्ते में आपको रुकेंगे नहीं, और आप इजीली T1 टर्मिनल से T2 टर्मिनल में आप पहुंच जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी शटल सिस्टम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्निटीन शटल है। तो कार्निटीन शटल सिस्टम के थ्रू क्या होता है, जो सेल है, जो फैटी एसिड है, वो एंटर हो पाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्निटीन शटल हेल्प करता है फैटी एसिड को एंटर होने में, कहाँ पे, मेनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देन इस शटल सिस्टम से पहले जो फैटी एसिड है उसका एक्टिवेशन होना इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक्टिवेशन कैसे होता है, तो एक्टिवेशन फैटी एसिड पे एक एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड होता है, ठीक है, या कोएंजाइम ए वहाँ पे ऐड होगा। जब कोएंजाइम ए ऐड वहाँ पे होगा, सो दिस फैटी एसिड विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। फॉर एग्जांपल ये फैटी एसिड है, नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। अगर हम बात करेंगे पाल्मिटिक एसिड की, तो दिस इज द palmitic acid. So our palmitic acid is converted into palmitoyl coenzyme A, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, palmitoyl coenzyme A। तो पहले इसका कन्वर्शन होता है किसमें, palmitoyl coenzyme A में। देन उसके बाद दिस palmitoyl coenzyme A is transported through the carnitine shuttle इस कार्निटीन शटल के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम देखेंगे एक एक करके कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये प्रोसेस होता है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस referred as the beta oxidation, acetyl coenzyme is formed as the bond between the alpha and beta carbon atoms are broken. Beta oxidation is so named because the beta carbon of fatty acid is oxidized. Beta oxidation occurs primarily within the mitochondria, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। मैंने यहाँ पे आर पूरा कार्बन ग्रुप दिखाया ही नहीं है, सिर्फ इसीलिए जो मेन जो जिसकी हमको ज़रूरत है वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। सो दिस इज़ द palmitoyl acid, palmitoyl coenzyme A। सो दिस इज आफ्टर द एक्टिवेशन होने के बाद, ठीक है। एक्टिवेशन से पहले इसका स्ट्रक्चर इस तरह रहता है, दैट इज वहाँ पे कोई कोएंजाइम ए प्रेजेंट नहीं है। सो आपको दिख नहीं रहा है, लाइक यहाँ बना देता हूँ मैं, पहले इसको हटा देता हूँ मैं, देन नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ, दैट इज द OH, ठीक है। देन जो दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा, दैट इज द, ये है पाल्मिटिक एसिड। देन जब इसका एक्टिवेशन होगा किसमें, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए में, तो कोएंजाइम है, सो दिस इज द पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए, ओके। सो यहाँ पे देखो, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये, ताकि आपको ये अल्फा और बीटा कार्बन दिखा सको। सो दिस इज द अल्फा कार्बन, जो कार्बोनाइल के बाद जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज द अल्फा कार्बन, एंड उसके बाद जो है दैट इज द बीटा कार्बन। देन उसके बाद जो कार्बन होगा दैट इज द गामा कार्बन, और जो सबसे लास्ट कार्बन होगा दैट इज द ओमेगा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा ऑक्सीडेशन भी होता है, बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है, और ओमेगा ऑक्सीडेशन भी होता है, किसमें, फैटी एसिड के केस में। बट आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज द बीटा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो बीटा कार्बन है फैटी एसिड का, दैट इज ऑक्सीडाइज। तो ये जो कार्बन है इट इज ऑक्सीडाइज, एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑकर प्राइमरली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेनली कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा। So during this process, acetyl coenzyme is formed as the bond between the alpha and beta carbon atoms are broken. जो ये bond है ये वाला,
ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज़ द एस्टाइल कोएंजाइम ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्टाइल कोएंजाइम ए का जो फॉर्मूला है दैट इज़ द CH3 देन C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम ए। तो ये जो प्रोडक्ट है दैट इज़ द एस्टाइल कोएंजाइम ए, वो निकल जाएगा हर एक राउंड में। एस्टाइल कोएंजाइम ए, तो इसमें आप देख सकते हो 2 कार्बन है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है अल्फा और बीटा के बीच में वो ब्रेक हो जाता है एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इट इज द एस्टाइल कोएंजाइम ए। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा किसमें, दैट इज़ द C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे और एक कोएंजाइम ए ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी, तो जस्ट समझाने के लिए आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से ये अल्फ़ा और बीटा कार्बन की जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और इस कार्बन का क्या हो जाता है, बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। तो अब हम एक एक करके देखेंगे स्टेप्स किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको पहले कहा कि जो पहला प्रोसेस है इस फैटी एसिड इसमें ब्रेकडाउन में दैट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। तो हम पहले ट्रांसपोर्ट से पहले हम देखेंगे इसका ब्रेक वो एक्टिवेशन, फैटी एसिड एक्टिवेशन। तो आप इसमें देखेंगे हम, तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको कहा पहले ही कि यहाँ पे एस्टाइल कोएंजाइम में ऐड हो जाता है। सो बिफोर बीटा ऑक्सीडेशन बिगिंस ईच फैटी एसिड इज एक्टिवेटेड in a reaction with ATP and coenzyme A. So fatty acid undergo CH2 C double bond O OH plus coenzyme A। तो मैं आपको कैसे दिखाता हूँ ये रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ ATP and enzyme acyl coenzyme A coenzyme A ligase. So fatty acid undergoes for ATP dependent acylation reaction to form fatty acyl coenzyme A. So जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, CH2 C double bond O, then the coenzyme A is added to the end plus AMP plus inorganic phosphate. Okay, so this activation process is catalyzed by the enzyme that is the acyl coenzyme A ligase, or it's also called synthetase भी बोलते हैं, और उसका और एक नाम भी है दैट इज द एसाइल कोएंजाइम ए थायोकाइनेज या थायोकाइनेज भी हम बोल सकते हैं। दैट इज एसाइल कोएंजाइम ए लाइगेज भी बोल सकते हैं, एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज भी बोल सकते हैं, और एसाइल कोएंजाइम ए थायोकाइनेज भी इसको कहा जाता है। ओके, so which is, this enzyme is present in the cytosol, so this process is mainly carried out in the cytoplasm। तो ये जो process है that is the activation of fatty acid, it occurs in the cytoplasm। तो यहाँ पे क्या होता है, ATP डिपेंडेंट एसाइलेशन हो रहा है किसका, इस पाल्मिटिक एसिड का, palmitic acid। now this palmitic acid is converted into palmitoyl coenzyme A। okay, so this is the first step in the fatty acid beta oxidation। then उसके बाद जो next है that is transport of this palmitoyl coenzyme A into the mitochondria। क्योंकि जो उसके बाद जो बीटा ऑक्सीडेशन कराते हैं वो एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, इसीलिए इसका ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डायग्राम दिखा देता हूँ, दैट इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो मैं यहाँ पे फैटी एसाइल की जगह पे अपना नाम जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ द पाल्मिटॉयल कोएंजाइम ए, ठीक है। देन
वो कार्निटीन शटल यूज़ करता है। कार्निटीन, तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। फैटी पाल्मिटोइल कार्निटीन या फैटी एसिड, आप इसको कार्निटीन बोल सकते हैं या पाल्मिटोइल कार्निटीन भी आप बोल सकते हैं। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। So this is the inner mitochondrial membrane. So this palmitoyl carnitine will enter into the palmitoyl carnitine, and this palmitoyl carnitine is again converted into the carnitine। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम्स यूज होते हैं, दैट इज द कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है दैट इज द कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। ठीक है, देन इस प्रोसेस में एक कोएंजाइम ए यूज़ होता है, कोएंजाइम ए यूज़ होता है, और हमारा जो पाल्मिटोइल है वो फिर से रिसाइकल होगा, पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए। सो यहाँ पे कोएंजाइम ए बाहर रिलीज हो जाता है। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये। सो ऑल्दो फैटी एसिड्स आर एक्टिवेटेड फॉर ऑक्सीडेशन इन द साइटोसोल, बट द due to the presence of the enzymes in the mitochondrial matrix, they should be transported to the mitochondria. A long fatty acid coenzyme A cannot directly cross the inner mitochondrial membrane। तो मैंने आपको बताया कि जो एक long fatty acid है that is having more than 12 carbon units, they cannot easily transfer or cannot cross the plasma membrane of the, या हम सिंपल बोल सकते हैं inner mitochondrial membrane. So they need a transporter. So the inner membrane is impermeable to most fatty acyl coenzyme A molecule. So there is presence of a special carrier called carnitine। carnitine, तो कार्निटीन का दूसरा नाम भी है, दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सी गामा ट्राई मिथाइल ammonium butyrate। So this is another name of carnitine, that is a beta hydroxyl gamma trimethyl ammonium butyrate। So it is used to transport acyl groups to the mitochondria. However, the fatty acid with chain less than 12 carbons are enter mitochondria without the help of any carnitine shuttle। So carnitine mediated transfer, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्निटीन शटल बोलते हैं, फैटी एसिड को एंजाइम ए इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो पाल्मिटिक एसिड है या पाल्मिटाइल को एंजाइम है इज कन्वर्टेड टू पाल्मिटाइल कार्निटीन, या हम सिंपली फैटी एसाइल कार्निटीन बोल सकते हैं, विच इज अ डिराइवेटिव ऑफ carnitine acyl transferase first। So this palmitoyl coenzyme A in presence of enzyme carnitine acyl transferase first is converted into palmitoyl carnitine intermediate। तो ये इसके साथ बाइंड हो जाता है, किसके साथ, हमारे कार्निटीन के साथ, और कार्निटीन के साथ कंबाइन होके ये जो कोएंजाइम ए है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो पाल्मिटोइल कार्निटीन यहाँ पे फॉर्म होगा, या हम उसको क्या बोलेंगे, फैटी एसाइल भी बोल सकते हैं, फैटी एसाइल कार्निटीन वहाँ पे फॉर्म होगा, कोएंजाइम ए वहाँ से
रिलीज हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। सो ये जो रिएक्शन है इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय द कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट। सो a carrier protein carnitine acyl carnitine translocase within the mitochondrial inner membrane transfer fatty acyl carnitine into the mitochondrial matrix। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस करता है, बट वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। उन ट्रांसपोर्टर्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है उस ये कार्निटीन को या एसाइल कार्निटीन को ट्रांसफर कर सकता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पार्ट एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, या इंटर मेम्ब्रेन हम स्पेस भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही पाल्मिटोइल कार्निटीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स है दैट इज द कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज, सो इट ट्रांसफर्स द पाल्मिटोइल कार्निटीन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो वेयर inside the mitochondrial matrix this palmitoyl carnitine is again converted into carnitine and palmitoyl coenzyme A in presence of enzyme carnitine acyl ट्रांसफरेज सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? दैट इज द कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज। तो ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज क्या करता है? इस पाल्मिटोइल कार्निटीन से कार्निटीन को अलग कर देता है और यहाँ पे कोएंजाइम ए यूज़ होता है ताकि वो कोएंजाइम ए इस पाल्मिटोइल पे ऐड हो जाए और वहाँ पे हमें पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए फॉर्म हो सके, ठीक है। सो यहाँ पे कार्निटीन फिर से क्या हो जाता है? रिसाइकल हो जाता है। देन फैटी एसाइल कोएंजाइम इज रीजनरेटेड। तो आपने यहाँ पे देखा जो हमारा पाल्मिटोइल हो गया वो रीजनरेट हो गया बाय एंजाइम दैट इज द कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकंड, so which is present on the matrix side of the mitochondrial membrane. So this carnitine is transported back into the intermembrane space by the carrier protein. It reacts with another fatty acyl coenzyme है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है वो सेम ट्रांसपोर्टर यहाँ पे यूज होगा, दैट इज द, मैं आपको शॉर्टकट लिखा देता हूँ, कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज। जो सेम ट्रांसपोर्टर हमने नीचे यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ होगा ताकि जो कार्निटीन है वो फिर से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ जाए और अगेन किसी पाल्मिटोइल के साथ बाइंड होकर फिर से पाल्मिटोइल कार्निटीन बना सके। तो इस तरीके से क्या होता है, जो फैटी एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होता है, ठीक है। देन अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर हो गया हमारा fatty acid, that is a palmitic acid. Now in the fatty acid the main oxidation process starts, ठीक है। तो जो मेन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा वंस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फैटी एसाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड विद द ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा कार्बन इन लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक करके। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज द डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। सो ये आप देख सकते हैं palmitoyl coenzyme A, so यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा। सो द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज द FAD, this FAD is converted into FADH2। this reaction is catalyzed by acyl coenzyme A dehydrogenase। so in this process acyl coenzyme A or palmitoyl coenzyme A undergo dehydrogenation by a FAD dependent flavoenzyme, that is the acyl coenzyme A dehydrogenase। so this is a FAD dependent flavoenzyme। एक डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। सो अब इसमें देखो RCH, तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर सेकंड है उसका क्या हो जाता है, उसका डीऑक्सीडेशन हो जाता है या ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O कोएंजाइम A। तो अब यहाँ पे देखो
ये जो अल्फ़ा और बीटा कार्बन है, तो मेनली जो बीटा कार्बन है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड double bond is formed between the alpha and beta carbon. So this oxidation हम ऐसा बोल सकते हैं, once inside the mitochondrial matrix fatty acyl coenzyme A is oxidized with oxidation of beta carbon, and long chain fatty acyl coenzyme A are subjected to a repeat 4-step process which removes 2 carbon from the chain successively until the last carbon fragment is obtained. तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन में देख सकते हैं, इस बीटा जो उसका है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. सो द एफ ए डी इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रो प्रोटॉन एक्सेप्टर, and this FAD is reduced into FADH2, and this beta oxidation alpha and they are oxidized, have forming a double bond between the alpha carbon and beta कार्बन. तो ये जो पहला प्रोसेस दैट इज द ऑक्सीडेशन का, या हम हाइड्रोजनेशन का हम बोलेंगे, तो नॉर्मली हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखा देंगे, ऑक्सीडेशन. देन उसके बाद सेकेंड है दैट इज द हाइड्रेशन, हाइड्रेशन. तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, ऐड होता है इस प्रोसेस में. अब देखो ऊपर से हम ले लेंगे वही जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था, सी, दिस इज नोन एज अल्फा बीटा इनोइल कोएंजाइम ए. सो इसको अल्फा बीटा इनोइल कोएंजाइम में भी कहा जाता है, और समटाइम्स बीटा को इनोइल कोएंजाइम में भी कहा जाता है. तो नॉर्मली इसको बीटा इनोइल कोएंजाइम ए कहते हैं, आप अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं. देन ये जो बीटा इनोइल कोएंजाइम ए है, अब इसका क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर. तो हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, H2O ऐड होता है इस सबस्ट्रेट पे. So this reaction is catalyzed by enzyme that is the enoyl coenzyme A hydratase. So enoyl coenzyme A hydratase being about the hydration of the double bond to form beta hydroxyl acyl group. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं COH CH2 C double bond O sulfur coenzyme A. So this is the hydroxy acyl coenzyme A. तो हम इसको 3 भी बोल सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि जो बीटा कार्बन है उस पर क्या हो गया है, उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो गया, दैट इज़ OH ग्रुप ऐड हो गया, इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ग्रुप. तो ये प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो सके, वो ख़त्म हो सके. देन उसके बाद थर्ड है दैट इज़ द अगेन थर्ड है दैट इज अगेन ऑक्सीडेशन. थर्ड अगेन ऑक्सीडेशन. तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में फिर से क्या होगा, दैट इज OH CH2 C double bond O S coenzyme A. So this is our beta hydroxy acyl coenzyme A. So इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. तो इन दिस the NAD is reduced into NADH. NAD is reduced into NADH in presence of enzyme hydroxy acyl coenzyme A dehydrogenase. अब यहाँ पे आप इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं, C double bond O CH2 C double bond O sulfur coenzyme A. Okay, so in this process
The beta hydroxyl acyl coenzyme dehydrogenase catalyzes the second oxidation and generates NADH. The product formed is p-ketoacyl coenzyme A. So यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज द बी कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है। इस प्रोसेस में जो यहाँ पे कार्बन नंबर बीटा पे जो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड या इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द NAD so that NAD will convert into NADH। ओके, तो वहाँ पे NADH प्लस H फॉर्म होता है। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस प्लस H, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीटा कार्बन है वहाँ से 2 H ग्रुप हट गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा विद द ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म होगा। सो दिस प्रोसेस इज मेनली कैरिड आउट बाय द एंजाइम हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A dehydrogenase and NAD is the electron acceptor so that it is reduced into NADH plus H. So our product is formed, that is the beta keto acyl coenzyme A। तो ये 3 प्रोसेस हो गए। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज द थायोलिसिस, या जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लीवेज। तो यहाँ पे क्या होता है, आई विल रब दिस इन दिस प्रोसेस the carbon is liberated, mainly 2 carbon is liberated in the form of acetyl coenzyme A from the beta ketoacyl coenzyme A in presence of enzyme ketoacyl coenzyme A thiolase। तो हम पहले देख रहे थे इसका डायग्राम, इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर coenzyme A। so it needs a coenzyme A for this thiolysis process. This is the acyl coenzyme A plus CH3 C double bond O. This is our coenzyme acetyl coenzyme A. This process the beta ketoacyl undergoes cleavage in the presence of beta ketothiolase. So this is the final step of the first round in which one molecule of acetyl coenzyme A is released and one molecule of acyl coenzyme A is formed, that is which is reduced from the palmitoyl। Okay, so हम ऐसे भी दिखा सकते हैं आपको 4 स्टेप में, that is the palmitoyl coenzyme A। तो ये जितने भी फैटी एसिड्स है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसमें जो कॉमन पाथवे मैंने आपको दिखाया था। अगर हम पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए की बात करेंगे तो पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए पहला ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद हमने वहाँ पे क्या लिखा था, अल्फ़ा बीटा कीटोएसाइल लिखा था। तो आपको वहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या लिखना है, एंड दैट इज़ द अल्फ़ा बीटा पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए, अल्फ़ा बीटा पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए लिखना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस होता था। तो हाइड्रेशन प्रोसेस के बाद हमने वहाँ पे क्या लिखा था, दैट इज़ द बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दैट इज़ द बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटोइल, बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए। देन उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है फिर उसके बाद तीसरा प्रोसेस दैट इज़ द डिहाइड्रेशन, फिर से ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा। देन उसके बाद तो हमने देखा था क्या फॉर्म होता है, दैट इज़ द बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे बीटा कीटो पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए, बीटा कीटो पाल्मिटोइल
को एंजाइम ए, तो आपको जो हमने बताया था उसमें वो था जनरल फैटी एसिड्स के लिए। अगर हम पाल्मिटॉइल के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे कीटो की जगह पे या इनॉयल या हाइड्रोक्सी एसाइल एसाइल के जगह पे हम या इनॉयल की जगह पे हम अपना जो सबस्ट्रेट का नाम लिखेंगे, दैट इज द palmitoyl एंड palmitoyl। देन दिस फाइनली दिस palmitoyl बाय द थायोलिसिस, दैट इज अ, या हम इसको क्लीवेज बोल सकते हैं, क्लीवेज विल form our last product, that is the myristoyl coenzyme A, myristoyl coenzyme ए। तो नॉर्मली हम एसाइल ही लिखते हैं क्योंकि उसके बाद हम एसाइल का ही यूज़ करते हैं इसीलिए, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम माइरोस्टोल को एंजाइम ए लिखेंगे। तो इसमें एफ का कन्वर्शन होता है FADH2 में, यहाँ पे वाटर ऐड होता है, यहाँ पे NADH प्लस H फॉर्म होता है, एंड इस प्रोसेस में को एंजाइम ऐड होगा और माइस्टोइल को एंजाइम ए, और हमारा प्रोडक्ट दैट इज़ द एसिटाइल को एंजाइम ए दोनों फॉर्म होंगे। ठीक है, तो दिस इज ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे माइस्टोल क्या है, इट्स ए 14 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि आप पाल्मिटॉइल में से विच वाज ए 16 कार्बन मॉलिक्यूल, दो निकल गए इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए, तो वहाँ पे कितने बचेंगे 14 कार्बन। सो दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ साइकिल। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ साइकिल है जिसमें दो कार्बन मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए निकल गए। सो दिस सीरीज ऑफ 4 रिएक्शन, जो ये सीरीज ऑफ 4 रिएक्शन है मैंने आपको पहले बताया, 16 कार्बन दैट इज आवर पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए, तो वो फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड में हमको दो प्रोडक्ट्स निकले, दैट इज 1 कार्बन 14 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज आवर माइरिस्टोल को एंजाइम ए, और दूसरा था हमारा दैट इज द एसिटाइल को एंजाइम ए विच इज़ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा एक राउंड ऑफ साइकिल में हो गया है। ठीक है, तो दैट इज़ 14 + 2 = 16 हो गए। ठीक है, तो पहला राउंड हमारा ख़त्म हो गया। तो इस राउंड में हमने देखे 4 प्रोसेस होते थे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, देन अगेन ऑक्सीडेशन, देन फाइनली द थायोलिसिस। अब जो एंजाइम मैंने आपको यहाँ बताया दैट इज़ अ थायोकाइनेज या थायोलेज। अब वहाँ पे पाल्मिटॉइल थायोलेज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द मेनली पाल्मिटॉइल थायोलाइज, या अब ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज़ द बीटा कीटो थायोलेज। देन ये हो गया फर्स्ट राउंड। उसके बाद यही जो राउंड है फिर से रिपीट होगा इस 14 का। अब देखो हम इस 14 कार्बन का यहाँ पे लिखेंगे, 14 कार्बन माइरिस्टोल का, फिर से इसका और एक साइकिल रिपीट होगा। ठीक है, तो उस साइकिल रिपीट में एक 12 कार्बन का मॉलिक्यूल एसाइल फॉर्म होगा और एक अगेन एसिटाइल को एंजाइम ए फॉर्म होगा। तो एक एसिटाइल को एंजाइम यहाँ पे निकल गया और एक एसिटाइल को एंजाइम यहाँ पे निकल गया, तो 14 - 2 = 12। ठीक है, देन ये जो 12 है वो फिर से क्या होगा, एंटर होगा और एक साइकिल में, देन उस साइकिल में अगेन 12 में से 2 निकाल दो, कितने होते 10 कार्बन मॉलिक्यूल और एक एसिटाइल को एंजाइम ए विच इज़ अगेन अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से क्या होता है, दो कार्बन निकलते जाएंगे इस 16 कार्बन मॉलिक्यूल से। तो फाइनली जो हमारा नेट रिजल्ट आता है वो नेट रिजल्ट ये आता है कि 16 कार्बन पे ये जो पहला साइकिल है दैट इज़ 14 कार्बन, देन उसके बाद 12 कार्बन, देन उसके बाद 10 कार्बन, देन उसके बाद 8 कार्बन। हर एक साइकिल में दो कार्बन निकलते जाएंगे, 6 कार्बन, देन 4 कार्बन। अब देखो 4 कार्बन में से 2 निकल गए तो वहाँ पे 2 कार्बन ही बचेंगे। तो इसमें आपको जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज़ एक 2 कार्बन और दूसरा 2 कार्बन, दैट इज़ दोनों में एसिटाइल को एंजाइम ए फॉर्म होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया 4 प्रोसेस होते हैं, 4 राउंड साइकिल होंगे। ठीक है, 4 राउंड ऑफ साइकिल के बाद हमारा 2 प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज़ पहला है दैट इज़ द 14 कार्बन और दूसरा है एसिटाइल को एंजाइम ए। तो वैसे ही यहाँ पे इस साइकिल के बाद
12 कार्बन फॉर्म होंगे और एक एसिटाइल को एंजाइम ए फॉर्म होगा। देन यहाँ पे दूसरा साइकिल जनरेट होगा, सेम साइकिल जो हमने कहा था। तो यहाँ पे एक 10 कार्बन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक एसिटाइल को एंजाइम है। तो सेम है, सेम 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 प्रोसेस। तो एसिटाइल को एंजाइम है, एसिटाइल को एंजाइम है, एसिटाइल को एंजाइम है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, ये जो दो का ये भी एसिटाइल को एंजाइम है। फाइनली 2 एसिटाइल को एंजाइम यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अगर हम काउंट करेंगे तो आप काउंट करो, एक एसिटाइल को एंजाइम है, 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए, 8 एसिटाइल को एंजाइम ए। अब देखो साइकिल देखो आप, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल एंड 7 साइकिल। तो 7 साइकिल होंगे, ठीक है। तो 7 साइकिल में हमारे 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड से क्या फॉर्म होगा, दैट इज 8 एसिटाइल को एंजाइम है। और उस 7 साइकिल में कितने वो यूज़ होते हैं, इसमें अगर हम दिखाएंगे इस तरीके से, तो 7 को एंजाइम ए यूज़ होगा प्लस 7 FAD यूज़ होगा और 7 मैं इस तरह दिखाता हूँ आपको पूरा डिटेल में, दैट इज पाल्मिटॉइल को एंजाइम ए प्लस कितने को एंजाइम यूज़ होंगे, 7 प्लस कितने FAD यूज़ होंगे, 7 FAD। और कितने NAD यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, 7 NAD पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हाइड्रेशन प्रोसेस उसमें हमको 7 वाटर चाहिए। तो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज़ द 8 एसिटाइल को एंजाइम है, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, एसिटाइल एसिटाइल एसिटाइल। तो आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको समझ में आ गया होगा। 8 एसिटाइल को एंजाइम ए प्लस 7 FADH2। देखो FAD का क्या होगा, FADH2 होगा, ठीक है। तो ये 7 को एंजाइम में यहाँ पे ऐड हो गया है और 7 FADH2, सॉरी 7 NADH2 NADH प्लस H हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म होता है। सो दिस इज अवर प्रोडक्ट। अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम है यहाँ पे फॉर्म हुआ, दिस विल एंटर इनटू द कार्ब साइकिल और मेनली जो ATP सिंथेसिस है उसकी तरफ वो एंटर होगा। सो इन दिस वे द 16 कार्बन palmitic acid is oxidized or break down into 8 acetyl coenzyme A plus 7 FADH2 plus 7 NADH2। तो ये भी जो FADH2 और 7 NADH2 है ये भी एंटर होंगे कहाँ पे, मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, ATP प्रोडक्शन हो सके। और ये एसिटाइल कोएंजाइम एक कार्ब साइकिल में एंटर होगा एंड अगेन फाइनली वहाँ पे ATP सिंथेसिस होता है। तो अगर हम पाल्मिटिक एसिड के एनर्जेटिक्स की बात करेंगे तो नॉर्मली 8 एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, ठीक है। तो 8 एसिटाइल, एक एसिटाइल को एंजाइम ए रिस्पॉन्सिबल है कितने ATP प्रोडक्शन के लिए, दैट इज 10, ठीक है। एक एसिटाइल को एंजाइम ए, एक एसिटाइल को एंजाइम ए 10 ATP प्रोडक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 8 एसिटाइल को एंजाइम में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटली हमारे पास 80 एसिटाइल 80 ATP फॉर्म होगा, ठीक है। 10 ATP यहाँ पे, तो 80 ATP, ठीक है। किससे, 8 एसिटाइल को एंजाइम में से 80 ATP फॉर्म होगा। और अगर हम FADH की बात करेंगे तो FADH से हमेशा 1.5 ATP फॉर्म होता है। कितना, 1.5। तो हमारे यहाँ पे कितने FAD फॉर्म हो रहे हैं, 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 इंटू 1.5 इक्वल टू 10.5 ATP इज प्रोड्यूस, ठीक है। और अगर हम FADH की बात करेंगे, NADH की बात करेंगे तो NADH पे 2.5 ATP फॉर्म होता है। तो 2.5 इंटू 7 इक्वल टू 17.5 ATP यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हम अगर टोटल करेंगे तो 80 प्लस 10.5 प्लस 17.5 दैट इज इक्वल टू 106 ATP, ठीक है। तो कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज 106 ATP आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ पाल्मिटिक एसिड विच हैव 16 कार्बन मॉलिक्यूल। तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कितना ATP फॉर्म होगा और एक फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से कितना ATP फॉर्म होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड
थैंक यू।